हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए और जो नीट का पेपर आगे हुआ है आप लोगों का, उसके लिए आप लोग तैयारी कीजिए। आपको बहुत अच्छा समय मिल चुका है। मैं एकलव्य एजुकेशन के इस लाइव क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इसीलिए जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। आज हम बहुत अच्छा टॉपिक आज देखने वाले हैं जो 12th क्लास का भी है और साथ ही साथ हमारे नीट के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं ओनली 12th क्लास के लिए, इस चैप्टर को मैं जो पढ़ा रही हूं आपको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट मीन्स जो जीवों में जनन के बाद जो सेकंड चैप्टर है आपका लैंगिक जनन, जो हमारा आवृत बीजी पौधों के अंदर होता है। ये मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ। उसमें संरचना हमने पढ़ ली कि किस तरीके से जो भी जननांग होते हैं उनकी क्या संरचना होती है, या फिर जो हमारा फूल है, पुष्प है, उसकी क्या संरचना होती है। ठीक है ना। तो ये सब तो आपको मैं लास्ट क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। और अगर मैं बात कर रही थी कि 12th क्लास के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बॉटनी का, आपका वनस्पति विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर ये आपका है तो आपका बेस है ये। और इसके अंदर से हमेशा आपका 12th में भी क्वेश्चंस आते हैं। और अगर हम लास्ट ईयर के नीट के पेपर को देखें तो उसमें भी 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हुए हैं। तो मीन्स क्या है कि ये चैप्टर दोनों ही 12th के लिए भी और साथ ही साथ नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ध्यान लगा के मेरे साथ पढ़ो। और जैसा कि लॉकडाउन है तो हम लोग भी आप लोगों को जो क्लास देते हैं वो हम भी, देखो कोरोना के टाइम है, सबको खतरा है कि ये एक वायरस है, इसके बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और अगर हम लोग भी बाहर आ रहे हैं लॉकडाउन के पीरियड में तो कैसा है कि हम लोगों के लिए भी तो खतरे की बात है, लेकिन हम फिर भी बाहर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोगों को फायदा हो, आप लोग हमारे साथ जुड़ो। और बच्चे जो लोग अभी घर पे बैठे हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा, तो उनको ये चीज आप दोबारा से उन बच्चों को भी शेयर करो कि जिससे वो बच्चे भी फायदा उठा सके। मेरे साथ काफी सारे बच्चे जुड़ गए, कुश कुमार, प्रियंका तोमर, मीनाक्षी बेरवाल, हिमांशु मीना, जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हो, इस वीडियो को आप शेयर कर लीजिए। और शेयर करने के बाद उन बच्चों को भी आप बोलिए कि आप लोग ज्वाइन करें। एकलव्य एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है जो आपको हिंदी मीडियम के लिए स्पेशली क्लासेस देता है। तो मेरे साथ राशिद भी है, राशिद सैफी। हेलो, गुड आफ्टरनून राशिद। आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े। देखो ये हम ऐसा प्लेटफॉर्म है जो गांव के बच्चे, हमारे साथ बहुत सारे बच्चे गांव के जुड़े हुए हैं। राशिद है, ये जो राशिद की मैं बात कर रही हूँ, ये बच्चा भी बहुत, मतलब ये गांव से है। और गांव में टेक्नोलॉजी, बच्चों को क्लासेस नहीं मिलती, टीचर्स नहीं मिलते, तो हम यहाँ से, देखो हिंदी मीडियम में आपको कोई भी इतनी क्लासेस नहीं देता जितना हम लोग आपको प्योर हिंदी में प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम देखेंगे हमारा ये न्यू टॉपिक, लघु बीजाणु जनन। तो अब हम टॉपिक के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो मैंने तुम्हें लास्ट बताया था कि जो हमारा फ्लावर है, पुष्प है, उसकी संरचना कैसी होती है। तो हम पुष्प की संरचना पढ़ चुके हैं। और जिन बच्चों ने नहीं देखा मेरा फर्स्ट वाला लेक्चर, वो जरूर देख ले, क्योंकि वो फर्स्ट वाले लेक्चर से जुड़ के अभी हम ये सेकंड लेक्चर देखेंगे। अब हमारा ये सेकंड टॉपिक है लघु बीजाणु जनन। हमने बात कर ली थी कि जो नर जनन अंग है उसे क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। और पुंकेसर से किसका निर्माण होता है? पराग कण का निर्माण होता है। अब हम इस टॉपिक में, इस लेक्चर में यही पढ़ेंगे कि जो हमारा पुंकेसर है वो कैसे पराग कणों का निर्माण करता है, और जो हमारे पराग कण होते हैं पुष्प के, उसकी संरचना कैसी होती है। मैं आपको ये बता चुकी हूँ, ये सेक्सुअल लैंगिक जनन है। तो इसमें 2 गैमेट चाहिए होंगे, 2 जननांग चाहिए होंगे, मादा जननांग और नर जननांग। तो हम नर जननांग की संरचना देख चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा बता दूंगी कि जिससे आप लोगों को दोबारा से रिवाइज हो जाए। जो बच्चे मेरे साथ आज नए जुड़े हैं वो भी आज इसको देख लें। देखो अगर हम ये आपको यहाँ पर ये चित्र दिख रहा होगा, डायग्राम, इसमें ये स्टेमन, जो स्टेमन हमारा है उसे कहते हैं हम पुंकेसर। पुंकेसर, अगर हम इस पुंकेसर की बात करें तो ये जो आपको दिख रहा है, इसमें देखो यहाँ पर बीच में आपको एक लाइन दिख रही है,
दिख रही है ना ये लाइन? तो इसका मीन्स क्या है, ये बीच में से, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ये इस तरीके से ऐसे दिख रहा है ना आपको, बाइलोब्ड है, द्विफलक, इसको बोलेंगे हम द्विफलकीय, सॉरी द्विपालित होता है ये, द्विपालित, ठीक है। इसके 2 लोब है तो इसको बोलेंगे हम द्विपालित। और अगर हम ये देखें, ये है, इसके अंदर केवल ऐसे आपके परागकोश हैं, ठीक है। तो ये परागकोश इसके अंदर है, परागकोश के अंदर किसका निर्माण होगा, पराग कणों का। और ये इस तरीके का जो हमारा, ये इस तरीके की जो पुंकेसर की संरचना होती है उसे बोलते हैं हम एक पालित। इसको हम बोलेंगे एक पालित संरचना और इसको बोलेंगे द्विपालित संरचना और चतुष्फलकीय। इसके अंदर जो हमारे पॉलन सैक, जिसे हम बोलेंगे परागपुटी, हिंदी में बोलेंगे पॉलन सैक को, ये पॉलन सैक है, इसके अंदर पराग कणों का निर्माण होगा। पॉलन सैक को हिंदी में बोलेंगे परागपुटी। अब आप बच्चों को पता होगा, हिंदी मीडियम के बच्चों को, परागपुटी, परागपुटी के अंदर ही किसका निर्माण होगा, इसका स्फुटन होगा और स्फुटन होने के बाद इसमें से पराग कणों का निर्माण होगा। इसी के अंदर क्या बनेंगे, परागकण, परागकण। अब हमको यही जानना है कि ये तो हमारा एंथर है, ये आपको मैंने उस दिन बताया था, ये इसका डंठल है और ये ऊपर का द्विपालित, इसके अंदर ये जो ऊपर का जो ये हिस्सा है इसको बोलते हैं एंथर। इसके अंदर जितने ये परागपुटी और ये द्विपालित है क्योंकि इसके अंदर 2 हिस्सों में ये बटा हुआ है, 2 लोब है इसके अंदर, इसीलिए। और अब अगर हम ये देखें कि ये कैसे इसके अंदर परागपुटी के अंदर पराग कणों का निर्माण हुआ, तो अब हम इसको देखेंगे कि देखो इसके अंदर जो एंथर को अगर हम ट्रांसवर्सल, इसको हम अनुप्रस्थ ऐसे काट ले, अगर हमने इस एंथर को यहां से कट कर लिया ऐसे, और अगर हम इसको यहां से देखेंगे इसकी अनुप्रस्थ काट को, तो वो कैसा दिखेगा, ऐसा, ये देखो। अब हम इस बारे में देखेंगे कि ये कैसे निर्माण हुआ एंथर का, ये इसके अंदर ये परागकण कैसे निर्मित हुए, कैसे इसके अंदर आए। तो अगर हम देखें जितने भी हमारे सेल होते हैं, इसके अंदर की कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनको बोलते हैं बीजाणु जनक ऊतक बोलते हैं। वो किससे बनी होती हैं, आर्कीस्पोरियल सेल से, ठीक है। जितनी हमारी इसके अंदर की जो बीजाणुजनक ऊतक होते हैं उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। जो बीजाणुजनक ऊतक होते हैं उनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात क्या बनता है हमारा, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर को हिंदी में बोलेंगे लघु बीजाणु, लघु बीजाणु बनेंगे हमारे, ठीक है। तो जो हमारे स्पोरोजनस टिश्यू होते हैं इनको बोलते हैं बीजाणुजनक ऊतक। तो जो हमारे एंथर के अंदर, जो हमारे पॉलन सैक के जितने सेल्स होते हैं, जितने हमारे एंथर के सेल्स होते हैं, वो किसकी तरह कार्य करने लगते हैं, बीजाणु मात्र कोशिका की तरह, ठीक है, लघु मात्र कोशिका की तरह, ये पॉलन मदर सेल की तरह, तो मात्र कोशिका की तरह व्यवहार करने लगते हैं। और वही जो सेल्स है उनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात वो किसका निर्माण करते हैं, पराग कणों का निर्माण होता है, टेट्राड बनाते हैं, एक चतुष्फलकीय
एक चतुष्फलक का निर्माण करते हैं। एक चतुष्फलक बनाते हैं। ये चतुष्फलक जो चारों कोनों में 4 परागकोश निर्मित हो जाते हैं। ये देखो, ये आर्की स्पोरियल सेल होते हैं जो किसके अंदर होते हैं, किसी भी एंथर के अंदर जो सेल होते हैं वो आर्की स्पोरियल सेल होते हैं। उसे हिंदी में भी आर्की स्पोरियल सेल ही बोलेंगे, आर्की स्पोरियल कोशिकाएं। मैम जी सब क्लियर हो रहा है, वेरी गुड राशिद। और इस वीडियो को ना और भी लोगों को शेयर कर लो जिससे और भी बच्चों को फायदा हो। हिंदी में बहुत कम आपको लेक्चर्स मिलते हैं। आप जिन भी और भी यूट्यूब चैनल को देखते होंगे तो आपको हिंदी में बहुत कम लेक्चर्स मिलते हैं, प्योर हिंदी में। तो हम कोशिश करते हैं बच्चों को बिल्कुल प्योर हिंदी मीडियम के बच्चों को, यूपी बोर्ड के बच्चे, राजस्थान बोर्ड के बच्चे, कुछ हरियाणा बोर्ड के बच्चे भी जो हिंदी मीडियम के हैं, उनको हम बिल्कुल हिंदी में समझाएं। तो इस लेक्चर को आप और भी बच्चों को शेयर करो कि जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो जाए। तो ये एक चतुष्फलक बनाते हैं। चतुष्फलक में क्या होता है, जितने भी परागकोश हैं वो चारों कोनों में निर्मित हो जाते हैं। तो 4 कोनों में निर्मित हो जाते हैं। आप देखो, परागकोश हैं, उसके अंदर कितनी जिसे बोलते हैं बहुत ही नर्म परागकण क्या होते हैं, बहुत ही नरम होते हैं। अगर आप कभी किसी गुड़हल के फूल को देखो, गुड़हल के फूल में ऊपर ही परागकण होते हैं पीले रंग के, वो आपके हाथ में आ जाएंगे। और जब आप उन परागकणों को देखोगे तो कितने नर्म होते हैं। तो इसीलिए उनकी सुरक्षा के लिए कि अगर वो उसके अंदर बन रहे हैं, परागकणों का निर्माण हो रहा है, तो भगवान ने हर एक चीज को, अगर फूल के अंदर भी परागकणों का निर्माण होगा और आगे भी देखो परागकणों का निर्माण होगा तो आगे नए फूल बनेंगे, नए तरीके की और उनकी वैरायटीज बनेंगी। तो उसके लिए क्या है, हमारे परागकणों का सेफ होना जरूरी है। तो परागकण कैसे सेफ होंगे, उसके ऊपर लेयर्स होती हैं, काफी सारी लेयर्स होती हैं। अगर हम एंथर को काट के देखेंगे तो एंथर के ऊपर, मतलब एंथर के जो बाहर की लेयर होती हैं वो बहुत सारी होती हैं। तो अगर हम उन लेयर की बात करें तो सबसे पहली लेयर होती है हमारी एपिडर्मिस, जिसको हम बोलेंगे बाह्य त्वचा। अभी मैं आपको इन सब का काम भी बताऊंगी। अब एंडोथीशियम, इसको बोलते हैं अंतः एंडोथीशियम, अंतः थीशियस, ठीक है। मिडिल लेयर, मध्य पर्त, और नेक्स्ट इज योर टैपिटम। ये 4 लेयर होती हैं। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहली लेयर होती है आपकी एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस का काम क्या है, एपिडर्मिस, और ये तुम देख रहे हो ना, ये एंथर में जो इस तरीके का स्ट्रक्चर है जहां पर ये घुमाव आ रहा है, इस घुमाव को हम बोलेंगे स्ट्रोमियम। ये आपको याद रखना है, इसको बोलेंगे स्ट्रोमियम। इसकी जो पहली परत है उसको बोलेंगे हम बाह्य त्वचा, उसके बाद अंतःस्थीशियम, फिर उसके बाद मध्य परत, और नेक्स्ट इज योर टैपिटम। ये 4 परतें होती है। अगर हम पहली परत की बात करें तो वो पहली परत है बाह्य त्वचा। अब इसका काम क्या है, बाह्य त्वचा है तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव यही होगी। ये सुरक्षा का काम करती है, संरक्षण प्रदान करती है किसको, हमारे एंथर के अंदर जो हमारे परागकण जो निर्मित होंगे उसको सुरक्षा प्रदान करती है कि कहीं समय से पहले ना टूट जाए वो। और अगर समय से पहले टूट गया, स्फुटन हो गया, तो परागकण नहीं निर्मित होंगे उसमें से, क्योंकि समय से पहले परागकण उसके अंदर डेवलप ही नहीं हो पाएंगे, उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। तो जो इसकी बाह्य त्वचा होती है उसका काम होता है, आप लोग अपनी कॉपी में नोट भी करते रहिए, और नहीं तो अभी समझ लीजिए और बाद में आप रोक रोक के इसको नोट्स भी बना लीजिएगा। वैसे ऐप में हम सब बच्चों को नोट्स भी देते हैं, लेकिन ऐप के अलावा जितने बच्चे मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं वो अपने नोट्स इससे रोक रोक कर लिख सकते हैं। तो बाह्य त्वचा का काम क्या होता है, ये संरक्षण प्रदान करती है, मीन्स सुरक्षा करती है। और जब एंथर का स्फुटन होता है, जिस टाइम एंथर टूटता है तो सबसे पहले यही यहां से टूटेगा, स्फुटन बाहरी परत में होगा, ठीक है।
अब दूसरी है आपकी, जो दूसरी वाली है अंतःस्थीशियम, उसका काम क्या होता है? अंतःस्थीशियम बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, इसको आपको याद रखना है। इससे एक नंबर का क्वेश्चन आपका नीट में आया हुआ है। वो क्या कि जो हमारी इसकी लेयर है अंतःस्थीशियम, उसका काम क्या है? उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसमें अल्फा सेल्यूलोज, उसमें अल्फा सेल्यूलोज का उत्पादन होता है। इसके अंदर अल्फा सेल्यूलोज का उत्पादन होता है और अल्फा सेल्यूलोज के उत्पादन की वजह से जो एक अल्फा सेल्यूलोज एंजाइम का इसके अंदर उत्पादन होता है, ठीक है। और इसकी वजह से इसके थ्रू एंथर का क्या होता है? स्फुटन होता है, ठीक है। अब आपकी थर्ड लेयर है मध्य परत। अब मध्य परत तो ऐसा नहीं है कि ये मिडिल में ही होगी, बीच में ही, मध्य में ही होगी। ये थर्ड नंबर की आपकी परत है एंथर की, मध्य परत जिसे बोलती है। इसका काम क्या होता है? ये एंथर को, हमारे जो एंथर के अंदर परागकण जो निर्मित हो रहे हैं उनको क्या प्रदान करती है? न्यूट्रिशन, पोषण प्रदान करती है। आपको इनके सबके फंक्शन याद होने चाहिए। क्या प्रदान करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, पोषण प्रदान करती है। अब आपकी चौथी परत के बारे में हम बात करेंगे। तो आपकी चौथी परत के बारे में मैंने आपको बताया ना, कौन सी है वो? आपकी टेपिटम। तो टेपिटम का क्या काम है? जो टेपिटम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेपिटम की अगर हम बात करें तो इसके बारे में क्या है? एक तो ये जो पॉलन सैक है उसके ऊपर की परत होती है, उसकी बाहरी परत, जो परागकोश है उसकी बाहरी परत, और आपके ये एंथर की सबसे आंतरिक परत है, ठीक है। और अगर हम इसके एक सेल को लें तो इसका जो एक सेल है, एक कोशिका, उसके अंदर बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। सघन जीव द्रव्य होने की वजह से इसमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। बच्चों, जो लोग आप मेरे साथ अभी देख रहे हैं क्लास को, एक बार प्लीज बताइए कि आपको ये सब समझ में आ भी रहा है? कहीं पर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? कहीं पता लग रहा है मैं आगे आगे पढ़ाई जा रही हूँ और आप सबको कुछ बीच में ना समझ में आया हो तो दोबारा पूछ सकते हो। और एक बार प्लीज मुझे बताओ कि आप सबको समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। टॉपिक तो क्लियर है ना? बिल्कुल मैसेज एक बार मुझे कमेंट करके बताओ बिल्कुल कि आप लोग को समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। कुश कुमार बोल रहे हैं बिल्कुल समझ में आ रहा है। कुश कुमार की तरह आप सब जितने भी बच्चे मेरे साथ हैं एक बार अटेंडेंस लगाओ और बताओ कि मैम हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। लेक्चर कैसा लग रहा है? अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो थम्स अप करो। अगर हम इसके एक सेल को ले, एक कोशिका को ले, तो इसके अंदर बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, बहुत सारे केंद्रक होते हैं। सब क्लियर हो रहा है? वेरी गुड राशिद। इसके अंदर बहुत सारे केंद्रक होते हैं, तो इसीलिए ये दो तरीके से काम करता है। इसके अंदर एंजाइम और हार्मोन दोनों होते हैं, ठीक है। एंजाइम और हार्मोन दोनों होते हैं और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एक यूबेश बॉडी का निर्माण करते हैं। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। टेपिटम के बारे में ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसीलिए इसको समझ लो अभी यहीं पर ही। राशिद बोल रहे हैं बिल्कुल सब समझ में आ रहा है, बिल्कुल राशिद। बाकी गुज्जर आपका नाम क्या है मुझे बता दो, सब समझ में आ रहा है? बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों लाइक करते रहिए, एकलव्य एजुकेशन के साथ जुड़िए, आपको सब समझ में आएगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए हम स्पेशली यहाँ पर है, हिंदी मीडियम वालों को सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। एंटरटेनमेंट फैमिली आ रहा है समझ में, बिल्कुल ठीक है। जो इसके सेल्स होते हैं,
जो कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर बहुत सारे केंद्रक होते हैं, बहुकेंद्रकीय होती है वो, इसीलिए उसमें दो तरीके के फंक्शन होते हैं। देखो हार्मोन का भी वो निर्माण करता है, हार्मोन भी सिक्रीट करता है और एंजाइम भी सिक्रीट करता है। ये दोनों सिक्रीट करके वो एक यूबिश बॉडी का निर्माण करता है। तो हमने अभी इनकी चारों परतों के बारे में पढ़ा, मैं फिर भी दोबारा से रिवाइज कर लेती हूँ, सब समझ लेंगे आप दोबारा से, आपको अच्छे से याद हो जाएगा कैसे। चार परतें होती हैं। पहली आपकी बाह्य त्वचा जो क्या करती है, संरक्षण करती है। दूसरी आपकी अंतःस्थिशियम, अंतःस्थिशियम की स्पेशलिटी है, उसमें अल्फा सेल्यूलोज एंजाइम उसमें से निकलता है, ठीक है। थर्ड आपकी है मध्य परत, मध्य परत न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, पोषण देती है, किनको, पराग कणों को पोषण देती है। इसके अलावा आपकी लास्ट टैपिटम, टैपिटम पोषण तो देती ही है, साथ ही साथ क्या करती है, ये यूबिश बॉडी का निर्माण करती है। ये आपको याद रखने वाली बात है, इसमें यूबिश बॉडी का निर्माण कौन करता है, हमारा टैपिटम, टैपिटम लेयर के थ्रू यूबिश बॉडी का निर्माण होता है। अल्फा सेल्यूलोज की थिकनिंग कहां पर होती है, वो कहां पर होती है, हमारी अंतःस्थिशियम में। अब आपने चारों लेयर्स के बारे में आपको पता लग गया कि चारों लेयर्स का क्या क्या काम होता है। मैम पीडीएफ फ्री में मिलती है, कुछ पीडीएफ हम बच्चों के लिए फ्री कर देते हैं कि कुछ लेक्चर का फायदा सब बच्चे उठा सकें, कुछ पीडीएफ बच्चों को सब बच्चे देख सकें, तो इसीलिए कुछ पीडीएफ आप लोगों को फ्री में मिलती है, लेकिन ऐप वाले बच्चों को सारी पीडीएफ मिलती है, लेकिन कुछ पीडीएफ सारे बच्चों को मिलती है। मैडम जी आप टैपिटम को एक बार समझा दो प्लीज। बिल्कुल समझाऊंगी मैं आपको। टैपिटम मैं सारी ही लेयर्स के बारे में एक एक करके बता रही हूँ। पहली आपकी बाह्य त्वचा जिसका काम होता है कि वो संरक्षण करती है। दूसरी होती है आपकी अंतःस्थिशियम, वो क्या करती है, उसके अंदर अल्फा सेल्यूलोज निकलता है। थर्ड है आपकी मध्य परत जो पोषण प्रदान करती है। उसके बाद आपकी फोर्थ परत है टैपिटम। टैपिटम के दो काम है, एक तो वो पराग कोश की सबसे बाह्य त्वचा है, बाह्य परत है, और आपके एंथर की सबसे आंतरिक, ठीक है, फोर्थ नंबर पे सबसे आंतरिक है एंथर के, और आपके जो पराग कोश है उसकी सबसे बाह्य परत है, ठीक है। एक तो बात ये हो गई। और जो अगर हम इसके एक सेल को देखें, एक कोशिका को देखें, तो इसकी एक कोशिका के अंदर, एक कोशिका में बहुत सारे केंद्रक होते हैं, बहुकेंद्रकीय होती है इसकी कोशिकाएं, और इनके अंदर जो जीव द्रव्य होता है बहुत ज्यादा सघन जीव द्रव्य होता है, और बहुकेंद्रकीय होती है इसकी कोशिकाएं। तो हर एक कोशिका के अंदर क्या होता है, एंजाइम भी सिक्रीट करने की शक्ति होती है, और दूसरा हार्मोन भी सिक्रीट करती है। तो दोनों सिक्रीट करने की वजह से ये किसका निर्माण करते हैं, यूबिश बॉडी का निर्माण करते हैं। अब आ गया आपको समझ में, बिल्कुल राशिद, ठीक है। तो ये इस तरीके से यूबिश बॉडी का निर्माण करते हैं। अब टैपिटम है, तो जब एंथर हमारा परिपक्व हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो फिर ये इन्हीं परतों की वजह से इसमें क्या होगा, स्फुटन हो जाएगा। कैसे, अब यहां से अगर मान लो, ये देखो आपको यहां पर है ना, स्फुटन हो गया, और ये परागकण रिलीज हो जाएंगे। अब ये देखने वाली बात है कि जो एंथर है हमारा, वो जो फ्लावर है, पुष्प है, वो कहां पर है, हवा में एंथर को रिलीज करता है या फिर पानी में रिलीज करता है, इसी तरीके से, या फिर इंसेक्ट्स उसको ले जाते हैं, तो कहाँ एंथर रिलीज हो रहे हैं ये देखने वाली बात है, ठीक है। तो इस तरीके से पराग कणों का निर्माण हमने पढ़ लिया कि कैसे होता है। मैंने तुम्हें इसकी परिभाषा भी बता दी कि जितने भी आर्किस्पोरियल सेल होते हैं वो क्या करते हैं, बीजाणुजनक ऊतक का निर्माण करते हैं, और वो बीजाणुजनक ऊतक से किसका निर्माण होता है, हमारे चतुष्फलकीय इस आकृति का, जिसके अंदर चार हमारे परागकोश चारों कोनों में निर्मित हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम पूरा क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन। अब देखो ये भी सोचने वाली बात है कि इसका नाम लघु बीजाणु जनन क्यों रखा गया। लघु बीजाणु जनन है ना, तो ये नर बीजाणु जनन भी इसको कहेंगे। तो नर बीजाणु जनन हमेशा मादा बीजाणु जनन के जो भी गैमेट्स होते हैं,
जितने भी युग्मक होते हैं, गैमेट्स को हिंदी में बोलते हैं युग्मक, जितने भी नर युग्मक होते हैं वो मादा युग्मक से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं लघु बीजाणु जनक। मैडम जी कल किस टॉपिक पर क्लास होगा, ये अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है, कल किस टॉपिक पर क्लास होगा। जो भी क्लास कल होगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऐप वाले बच्चों को भी, और साथ ही साथ अगर यूट्यूब पर होगी तो वो भी आपको मैसेज आ जाएगा। अब हम इसके बाद आगे ये भी देख लेते हैं कि जो परागकण होते हैं उनकी आकृति किस तरीके की होती है, वो किस तरीके से। देखो अगर परागकण हमारा पानी में रिलीज होता है तो भी क्या होता है, जीवित रहता है, ठीक है ना, तो भी वो क्या करता है, पॉलिनेशन करता है। और अगर वो हवा में रिलीज होता है तो भी वो पॉलिनेशन करता है। तो परागकण में ऐसा क्या होता है कि वो हर जगह पर रह सकता है, हर इन्वायरमेंट में स्टे कर सकता है। एंटरटेनमेंट फैमिली बोल रहे हैं आज केमिस्ट्री भी तो है मैडम, बिल्कुल केमिस्ट्री का नोटिफिकेशन अभी आ गया है, अगर तो बढ़िया है, 5 बजे क्लास है तो ठीक है। अगर आप YouTube पर देख लीजिए कितने बजे का नोटिफिकेशन आया है, तो उतने ही बजे केमिस्ट्री की भी क्लास आज पक्का होगी, केमिस्ट्री की क्लास भी है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा पॉलन ग्रेन है, परागकण है, उसकी संरचना किस तरीके की होती है। अभी तो हमने देखा कि पॉलन ग्रेन बनते कैसे हैं, परागकण कैसे डेवलप होते हैं। डेवलपमेंट सिंपली भी बोल सकते हैं कि लघु बीजाणु जनक क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ pollen grains, development of male gametophyte is called लघु बीजाणु जनन। हिंदी में बोलेंगे उत्पादन करना किसका, लघु बीजाणु जनन का उत्पादन ही क्या कहलाता है, हमारा लघु बीजाणु जनन, ठीक है। अगर हम देखें स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन की संरचना किस तरीके की होती है, तो आप सबको पता है, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जो बच्चे अभी नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं वो लोग तो पढ़ ही चुके हैं पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। पॉलन ग्रेन की 2 परतें होती हैं, एक होती है बाह्य परत जो आपकी इस तरीके से होती है, बाह्य परत, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज करके आपके लिए बनाती हूँ, इसके ऊपर इस तरीके की एक बाह्य त्वचा पर इस तरीके की एक परत होती है, ठीक है। और एक है आपकी आंतरिक संरचना, एक होती है बाह्य संरचना और एक होती है आपकी आंतरिक संरचना, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्साइन और एंटाइन। अगर हम बात करें बाह्य चोल की, इसको बोलते हैं बाह्य चोल, और ये होता है हमारा आंतरिक चोल, जिसे इंग्लिश में यहां लिखा है एक्साइन एंड एंटाइन। अब जो हमारी बाह्य चोल होता है वो अनिरंतरित होता है, ये आपको याद रखने वाली बात है इसके बारे में कि ये अनिरंतर रहता है। बीच में देखो आपको इसके गैप दिख रहा है ना, तो ये अनिरंतर परत होती है। और जो हमारी आंतरिक चोल होता है वो एक निरंतर परत होती है, लगातार, जो कंटिन्यूअस लेयर उसको इंग्लिश में बोलते हैं, कंटिन्यूअस लेयर है। अब बाह्य चोल के ऊपर ऐसी क्या चीज होती है, ऐसा कौन सा ऐसा कौन सा पदार्थ होता है जिसकी वजह से हमारा जो परागकण है वो जीवित रह सकता है बहुत लंबे समय तक। अब देखो परागकण मैंने आपको बोला रिलीज हुआ, अब रिलीज तो हो गया, अब नहीं पता कि उसको फ्लावर का फीमेल पार्ट मिलेगा इतनी जल्दी कि नहीं मिलेगा, उसे काफी लंबे समय तक घूमना पड़ेगा। अब है वो पानी में निर्मित हुआ है या फिर हवा में हुआ है, तो ऐसा क्या होता है परागकण के ऊपर जो वो लंबे समय तक जीवित भी रह लेता है और नष्ट भी नहीं होता। तो इसके ऊपर जो बाह्य चोल है इसके ऊपर एक स्पोरोपोलेनिन पदार्थ होता है। स्पोरोपोलेनिन एक पदार्थ होता है जिसकी वजह से ये किसी भी बहुत ज्यादा अम्लीय, अगर अम्लीय जगह पर भी रिलीज होगा या फिर क्षारीय जगह पर भी रिलीज होगा
या फिर पानी में रिलीज होगा या कहीं पर भी बहुत कम टेम्परेचर हो या बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो, ये हर जगह जीवित रह सकता है। तो इसकी ये स्पोरोपोलिनिन की ये क्वालिटी है। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि स्पोरोपोलिनिन है क्या। तो स्पोरोपोलिनिन क्या है, एक प्रोटीन है, ये आपको याद रखना है। कुछ लोग बोलते हैं कि स्पोरोपोलिनिन विटामिन है, मिनरल है, क्योंकि एज अ कहीं पर सप्लीमेंट भी इसको लिया जाता है, पॉलन ग्रेन्स को लिया जाता है। जितने भी जिम होते हैं, आपको पता है ना, जिम में जो सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं तो वो कौन से होते हैं, वो प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं। तो प्रोटीन के जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो इसी से बने होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि क्या इसके अंदर होता है। स्पोरोपोलिनिन नाम का प्रोटीन, आपको ये याद रखना है कि ये क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, और ये क्या है, हमारी आंतरिक त्वचा, ये क्या है, एक निरंतर त्वचा है, निरंतर परत है। और इसी परत से एक जनन, इसमें किसका निर्माण होता है, जनन छिद्र। इसके अंदर क्या है, ये जो बीच में है इसको बोलेंगे जनन छिद्र। जो इसके बीच में गैप आपको दिख रहा है ना, इसको बोलेंगे हम जनन छिद्र। अब इसी जनन छिद्र से पॉलन ट्यूब का निर्माण होगा। ये देखो निर्माण हुआ ना, ये आंतरिक वाली जो परत है, इसके थ्रू जहां पर कौन सा छिद्र है, जनन छिद्र है, वहां से पॉलन ट्यूब का निर्माण होगा। और पॉलन ट्यूब के निर्माण जो होगा उसके अंदर ही क्या होंगे, पॉलन मेल गैमेट्स होंगे। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम देखा कि इसकी दो परतें हैं, एक बाह्य चोल और एक आंतरिक चोल। जो बाह्य चोल है वो स्पोरोपोलिनिन उसके ऊपर है, इसी वजह से ये किसी भी जगह स्टे कर सकता है। जो हमारा एंथर है वो कहीं पर भी रह सकता है, बहुत अम्लीय क्षारीय स्थिति में, या फिर जहां पर बहुत कम टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, वो हर जगह पर स्टे कर सकता है, स्टेबिलिटी हो सकती है। ये प्रोटीन का बना होता है, इसकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इसकी रेजिस्टेंस, जिसको बोलेंगे प्रतिरोधक क्षमता, बहुत ज्यादा होती है ड्यू टू स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन की वजह से इसकी क्षमता बहुत ज्यादा होती है, प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा होती है, और इसी की वजह से जो परागकण है वो खराब नहीं होते बहुत लंबे समय तक। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें कि इसकी डायमीटर कितनी होती है, तो इसकी 20 to 25, इसकी जो व्यास होता है 20 to 25 कितना होता है, माइक्रोमीटर होता है। और मैंने आपको बताया कि जो इसकी इंटरनल लेयर है, ये जो आंतरिक चोल है, ये कंटिन्यूअस लेयर है। ठीक है, हाँ, बाह्य चोल कठोर होता है, बिल्कुल, हाँ, बाह्य चोल कठोर होता है। क्यों, क्योंकि उस पे स्पोरोपोलिनिन लगा होता है। हमें तो सॉफ्ट लगेगा ही भाई, हम खुद इतने कठोर हैं। फूल देखो, फूल कितना सॉफ्ट है, फ्लावर जो आपको पुष्प है वो कितना सॉफ्ट है, पुष्प के अकॉर्डिंग बाह्य चोल उसका कठोर होगा। ठीक है, लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग ना उसको देखें ना कि बाह्य चोल उसका कठोर बोला है तो भाई पुष्प इतना हल्का फुल्का सा है, उसका बाह्य चोल कैसे कठोर हो गया। लेकिन उसकी कठोरता का आप कैसे पता लगा सकते हैं कि उसकी प्रतिरोधक क्षमता। अब आपको अगर एसिडिक मीडियम में रख दें तो आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन अगर परागकण बहुत एसिडिक मीडियम में, बहुत कम टेम्परेचर में होते हो तो आप क्या करते हो, आपको ठंड लगती है, आपको क्या पहनने पड़ते हैं, बहुत सारे स्वेटर्स। और अगर आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर में होते हो तो आप एसी का यूज करते हो। ठीक है ना, लेकिन फूल तो कहीं पर भी है और वो कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा, तो उनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा होती है, कठोर होता है, बिल्कुल। अब मैंने आपको बताया जो ये जनन छिद्र है वही किसका निर्माण करता है, पराग नली का निर्माण करता है। ठीक है, पराग नली का निर्माण करता है, और जिसके अंदर किसका डेवलपमेंट होता है, मेल गैमेट का, नर युग्मक का। दो नर युग्मक उसके अंदर उत्पन्न होते हैं। इसके अंदर दो तरीके के सेल होते हैं, एक होता है कायिक कोशिका और दूसरी होती है इसके अंदर जनक कोशिकाएं। एक होती है, इसके अंदर दो तरीके की कोशिकाएं होती है, एक बड़ी होती है उसको बोलेंगे कायिक कोशिका। आप यहाँ पर मैं थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ, इसको बोलेंगे कायिक कोशिका। कायिक कोशिका का काम होता है कि ये पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। इसके अंदर वेजिटेटिव बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं,
तो ये पूरे पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। और जो ये जनन कोशिकाएं होती हैं, इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है कि ये जो पॉलन ग्रेन है इसके अंदर नर युग्मकों का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो नर युग्मक का निर्माण होता है ये पराग नली के अंदर होता है और यही पराग नली पॉलिनेशन करेगी आगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। हमने आज पढ़ा लघु बीजाणु जनन और साथ ही साथ हमारा स्ट्रक्चर, संरचना किसकी? परागकण की संरचना को पढ़ा। और इसके अंदर एक जरूरी चीज है, मैं तुम्हें आपको बताना, जो ये हमारी जो एक्साइन लेयर होती है इसके अंदर एक चीज और होती है, इसके अंदर जो गैप होते हैं वो किस लिए होते हैं? देखो, एक तो इस गैप से क्या हो रहा है? जनन छिद्र के थ्रू पराग नली का निर्माण हो रहा है। दूसरा इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर जितना भी देखो गैप है, गैप के थ्रू अगर पॉलन ग्रेन कहीं पर भी जा रहा है तो वहां पर क्या है? उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, हवा चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, जितने भी खनिज पदार्थ हैं वो कहां से जाएंगे? इस गैप के थ्रू। तो बच्चों ये लेक्चर आज यही खत्म करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, इसके आगे वाले टॉपिक के साथ। और प्लीज मुझे बताइएगा कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सब पूछ सकते हैं। और हिंदी मीडियम के मेरे प्यारे बच्चे प्लीज एकलव्य एजुकेशन को फैलाइए, उसे ज्वाइन कीजिए। और जिन बच्चों को, जो गांव के बच्चे हैं जिनको हिंदी में ही क्लास चाहिए, हम हिंदी में ही क्लास देंगे, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा नंबर में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी बच्चों से करवाइए। और ज्यादा लेक्चर देखने के लिए हमारे लाइव में कमेंट कीजिए। शिवम त्रिपाठी बोल रहे हैं, हेलो मैम, क्या नीट का कंप्लीट सिलेबस यूट्यूब पर कवर करेंगे? बिल्कुल बेटा, हम कोशिश करते हैं ज्यादा लेक्चर यूट्यूब पर डालने की, लेकिन जो हमारी ऐप के अंदर है वो कंप्लीट हम आपको सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, लेकिन यूट्यूब पर हम ज्यादा से ज्यादा लेक्चर देंगे। मैं ये आपको यहाँ पर मतलब आपको प्रॉमिस नहीं करूंगी कि हम पूरा आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज पूरा कवर कराएंगे। जिन बच्चों को टॉपिक वाइज पूरा कवर करना है वो हमारे ऐप के अंदर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल सब बच्चों को समझ में आया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। नेक्स्ट डे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।